नमस्कार। देश के कोने कोने की खबरें पहुंचाने आप तक हाजिर है देश तक। मैं हूं श्वेता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कश्मीर से। कश्मीर में आज घटनाओं से भरा दिन रहा। आपको दिखाते हैं कश्मीर से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। कश्मीर में आतंकियों ने पुलिस वालों के जिन 10 रिश्तेदारों को अगवा किया था, अब से बस कुछ देर पहले सभी को छोड़ दिया गया। इससे पहले हिजबुल आतंकी रियाज नाइकू ने गीदड़ भभकी दी थी कि अगर आतंकियों के रिश्तेदारों पर पुलिस हाथ डालेगी तो आतंकी भी पुलिस के रिश्तेदारों को छोड़ेंगे नहीं। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सेना ने 10 कुख्यात आतंकियों की सूची तैयार की है। उधर 35A पर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कश्मीर से राहत की खबर रही क्योंकि आतंकियों ने 10 पुलिस वालों के रिश्तेदारों को अगवा कर लिया था और कोशिशें चल रही थी भरपूर भारतीय सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों को, सभी पुलिस वालों के रिश्तेदारों को रिहा करना ही पड़ा। दरअसल कई कारण थे कि क्यों पुलिस वालों के रिश्तेदारों को अगवा किया गया था। सैयद सलाहुद्दीन के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था, उस पर नाराजगी थी। लेकिन कश्मीर से आवाज यह उठी कि आतंकवादियों के घर वालों को पुलिस वाले पकड़कर ले जा रहे हैं, इसीलिए पुलिस वालों के रिश्तेदारों पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन सच्चाई सबको समझ में आ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि रिश्तेदार रिहा हो गए। जम्मू कश्मीर के डीएसपी एजाज अहमद के परिवार की सांसें कल से अटकी हुई थी। एजाज के भाई गौहर को आतंकियों ने अगवा कर लिया था, लेकिन आज जब उन्हें छोड़ा गया तो पूरे परिवार के जान में जान आई। आतंकियों ने पुलिस वालों के 10 रिश्तेदारों को अगवा किया था, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बल के ऑपरेशन की खबर आई, सभी को छोड़ दिया गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरे वॉचफुल हैं, हम उनके टच में हैं, उनकी फैमिलीज के टच में। ऐसा कोई इंसिडेंट ना होगा इंशाल्लाह। और अगर मान लो कोई अटेम्प्ट भी करेगा, हम उसकी प्रिपेयर्ड हैं उसको डील करने के लिए। इस कायराना हरकत को आतंकियों की बौखलाहट के रूप में भी देखा जा रहा है। 2018 में अब तक 142 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। इससे बौखलाए आतंकियों ने पहले मुखबिरों को निशाना बनाना शुरू किया था, लेकिन जब इससे पुलिस के हौसले पर कोई असर नहीं पड़ा तो वो पुलिस वालों के घर वालों को निशाना बनाने लगे। हाल के 2 घटनाक्रम को भी पुलिस के घर वालों को भी निशाना बनाए जाने की वजह के रूप में देखा जा रहा है। पहला 30 अगस्त को एनआईए द्वारा हिजबुल आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की गिरफ्तारी है। दूसरा हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाना। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन अपने पिता को उठाए जाने के बाद रियाज नाइकू ने सीधी धमकी दी थी कि हमारे परिवार को छुओगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रियाज नाइकू हिजबुल का डिविजनल कमांडर है और कश्मीर घाटी में साल 2010 से सक्रिय है। उस पर 12 लाख का इनाम है। आतंकी अपनी धमकी को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि देश के जाबाज जवान ऐसी धमकियों का बखूबी जवाब देना जानती है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। तो अभी धीरे धीरे निकल कर आएगा कि हुआ क्या था, किस तरीके से अगवा किए गए थे और क्यों छोड़ दिया गया उन सभी रिश्तेदारों को। लेकिन इस सब के बीच सेना के हौसले पर असर नहीं पड़ा है। आतंकियों के संपूर्ण सफाई के लिए यानी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना ने टॉप 10 आतंकियों की एक ताजा लिस्ट तैयार की है। जवानों की गरजती हुई गोलियां दहशतगर्दों के लिए तबाही का पैगाम है। सेना ने यह पैगाम और भी सख्त तरीके से 10 कुख्यात आतंकियों की सूची तैयार करके दे दी है। इस सूची में शामिल है जाकिर मूसा, अंसार गजवात उल हिंद, मनन वानी हिजबुल मुजाहिदीन, जहूर अहमद ठाकुर हिजबुल मुजाहिदीन, हाफिज उमर जैश मोहम्मद, जाकिर रशीद भट्ट अंसार गजवात उल हिंद, जावेद अहमद बट्टू अल बदर, जीनतुल इस्लाम लश्कर ए तैयबा, रियाज अहमद नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन, मोहम्मद अशरफ खान हिजबुल मुजाहिदीन, नावेद जट
लश्कर-ए-तैयबा। इस सूची में सभी मिलिटेंट संगठनों, चाहे जैश मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या फिर अंसार गजवतुल हिंद और लश्कर तैयबा हो, सभी के टॉप कमांडर शामिल हैं। कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने के लिए सेना ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब तक 142 आतंकियों को ढेर कर चुकी है। अब इन 10 आतंकियों को भी वहीं पहुंचाने की कोशिश है जहां बुरहान ब्रिगेड को पहुंचा दिया गया। कुछ आतंकवादियों के जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कमांडर वगैरह उनके नाम हैं। ये तो साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा होता है कि वो 12 हमने निकाल दिए, तुमको भी निकालेंगे, समय की बात। संदेश साफ है, हथियार डाल दो नहीं तो खैर नहीं। श्रीनगर से अशरफ वानी और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा की, जो सियासत की जद में आ गई है। राहुल गांधी चीन के रूट से कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। बीजेपी ने इस पर भी सवाल उठाया है। वहीं राहुल गांधी ने एक श्लोक ट्वीट कर इस विवाद का जवाब देने की कोशिश की है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय ओम शांति शांति शांति। यानी असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर मचे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया। दरअसल बीजेपी ने सवाल उठाया कि आखिर राहुल गांधी वाया बीजिंग ही कैलाश मानसरोवर क्यों जा रहे हैं? क्या वहां उनकी किसी चीनी नेता से मुलाकात का प्लान है? हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि राहुल जी, आप चाइना में किनसे मिलेंगे और क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत गूढ़ सवाल है, इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी देगी, ये हम आशा करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने हाल ही में चीन की तारीफ वाला राहुल गांधी का बयान सुनाया। डोकलाम विवाद के दौरान राहुल के चीनी राजदूत से दिल्ली में मुलाकात का जिक्र किया। जवाब में कांग्रेस ने पूछा, राहुल की कैलाश यात्रा से बीजेपी परेशान क्यों है? भारतीय जनता पार्टी कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा को लेकर विचलित क्यों है? क्या राहुल गांधी जी इस देश की समृद्धि, इस देश की प्रगति और विकास की मनोकामना करने के लिए भोले शंकर के दरबार में मत्था टेकने नहीं जा सकते? अल्मोड़ा, धारचूला, बुधी, गुंजी, तकलाकोट, डेराफुक, कुंगू और कैलाश मानसरोवर तक जाता है। इस यात्रा का मन राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान बनाया था, जब दिल्ली से कर्नाटक के हुबली के रास्ते में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा था। हम कर्नाटक जा रहे थे और हवाई जहाज यूं नीचे की ओर गया, 8000 फुट नीचे गिरा। मैं हवाई जहाज में बैठा था तो मैंने सोचा चलो, गाड़ी गई। डीजीसीएस की जांच कर रही है, लेकिन इस सब के बीच राहुल की कैलाश मानसरोवर यात्रा को 2019 से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात और कर्नाटक चुनाव के बाद जनेऊधारी राहुल फिर से भगवान की शरण में है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। राहुल गांधी भोले के दर्शन करने चले तो पीएम मोदी ने भी नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन किए। पीएम मोदी बिम्स्टेक की बैठक में शामिल होने नेपाल गए हुए थे। दौरे के अंतिम दिन वो पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने धर्मशाला का उद्घाटन किया और फिर पशुपतिनाथ के दर्शन किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल सरकार और पीएम ओली को अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता का नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए शुक्रिया भी कहा। मैं भक्ति भाव से गदगद हूं क्योंकि आज बाबा पशुपतिनाथ ने मुझे फिर एक बार दर्शन दिया है। फिर आज उनके चरणों में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरेगांव केस में नजरबंद किए गए 5 आरोपियों पर महाराष्ट्र पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए। महाराष्ट्र पुलिस का दावा है कि ये माओवादियों के साथ मिलकर तख्ता पलट करना चाहते थे।
सुप्रीम कोर्ट से इन 5 बुद्धिजीवियों को भले ही कुछ दिनों की राहत मिली हो, लेकिन पुणे पुलिस इन पर संगीन इल्जाम लगा रही है। महाराष्ट्र के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की माने तो ये सरकार का तख्ता पलट करना चाहते थे। सीपीआई माओइस्ट की एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक ऑल इंडिया फ्रंट एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ खोलने का, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का, पहले केओस क्रिएट किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक डाउन किया जाए और उसके द्वारा एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए। इस प्रकार का एविडेंस हमको सामने आया। परमवीर सिंह ने इन 5 के खिलाफ सबूतों का दावा किया, चिट्ठियां दिखाई जो सुधा भारद्वाज, गौतम नौलखा और दूसरे बुद्धिजीवियों ने माओवादी नेताओं को लिखी। जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उसके बाद ऐसा जानकारी प्राप्त हुई कि ये एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी, जिसमें माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी और इन आरोपियों की मदद से माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स आगे फॉरवर्ड करने का जो डिजाइन है उसको कैरी आउट कर रही थी। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक केस की शुरुआत 8 जनवरी को पुणे के विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज केस से हुई। यहाँ 31 दिसंबर को एल्गार परिषद की बैठक में नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर केस दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच कई लोगों से होते हुए इन 5 कथित शहरी नक्सलियों तक पहुंची। आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने जो किया उसकी सजा वो भुगत रहे हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। रेल मंत्री रहते हुए भी उन पर घोटाले के आरोप हैं, जिसमें उनकी पत्नी और बेटा आरोपी हैं। परिवार को आज तो कुछ राहत मिली है, लेकिन लालू परिवार कब तक खैर मनाएगा? वैसे तो लालू परिवार का वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन शुक्रवार के दिन कुछ राहत मिली। आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दे दी। लालू यादव के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ। अगली सुनवाई में यानी 6 अक्टूबर को उन्हें पेश होना होगा। माननीय न्यायाधीश न्यायिक व्यवस्था का शुक्रिया, उन्होंने तमाम चीजों को देखते हुए बेल देने का निर्णय किया। ये कानूनी लड़ाई है, ये कानूनी लड़ाई है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कानून अपना काम करता है, कानून ने अपना काम किया, आगे भी कानून अपना काम करेगा। इस पर न बीजेपी की सरकार का कुछ लेना देना, न एनडीए सरकार का लेना देना। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में तेजस्वी और राबड़ी पेश हुए। लालू को छोड़कर घोटाले के बाकी आरोपियों को भी जमानत मिल गई है। आईआरसीटीसी घोटाला है क्या, अब वो समझिए। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो आईआरसीटीसी के 2 होटल के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक निजी फर्म को दिया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट को देने में गड़बड़ी का आरोप है। कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले लालू परिवार को फायदा पहुंचाया गया। मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत कुल 14 आरोपी हैं, जिसमें 2 कंपनियां भी हैं। इन पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप है। आज तक ब्यूरो। भतीजे अखिलेश यादव से सियासी रास्ता अलग कर चुके शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी नई पार्टी समाजवादी सेक्युलर मोर्चा यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केवल एक ही मकसद है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का, और उत्तर प्रदेश की हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का, 80 पर मैंने चुनाव लड़ा। समान विचार, समान जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं सबसे पर। रुपया लगातार गिर रहा है, तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इन 2 बुरी खबरों के बीच कुछ देर पहले ही मोदी सरकार को राहत देने वाली खबर आई। विकास दर लंबे समय के बाद फिर 8% से ज्यादा हो गई। बढ़ेगा सब, बढ़ेंगे जब रेट बढ़ेगा हम लोग कहाँ जाएंगे। जितना मैं कमाई ना जितना पेट्रोल पे दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो गया है जी। अब तो लग रहा है कि पैदल दोबारा से आना पड़ेगा। यह गुस्सा पेट्रोल डीजल के खिलाफ है। दिल्ली में डीजल आज 28 पैसे और पेट्रोल 22 पैसे महंगा हुआ है। इतना ही नहीं, डॉलर के मुकाबले रुपए ने फिर गोता लगाया है। पहली बार 71 रुपए प्रति डॉलर के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय आधार पर बाजारों के आधार पर रुपए का गिरना और ऊपर उठना ये रहता है डॉलर के हिसाब से, क्योंकि सारे काम डॉलर में होते हैं। एक सशक्त प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, वित्त मंत्री भी सशक्त मिला है, इस नाते उसकी चिंता नहीं है। देश की जनता पूरी तौर पर सुरक्षित है।
दिल्ली में पेट्रोल 78 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर है, मुंबई में 85 रुपए 93 पैसे, चेन्नई में 81 रुपए 58 पैसे और कोलकाता में 81 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल की बात करें तो दिल्ली में 70 रुपए 21 पैसे, मुंबई में 74 रुपए 54 पैसे, चेन्नई में 74 रुपए 18 पैसे और कोलकाता में 73 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो भाड़ा भी बढ़ रहा है, तो कैसे चलेगा आदमी, कैसे चलेगा? उन लोग का भी पेट है, तो सरकार ऐसे कैसे चला रहा है, कैसे कर रहा है? सर क्या देखना सर, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही इस पे। डेली पेट्रोल बढ़ रहे हैं, सरकार को फायदा हो रहा है, हमारा तो नुकसान है आम बंदे का। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इतनी पे नहीं है लोगों की जितना कि ये डीजल वगैरह बढ़ रहा है, बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डीजल के दामों में भी आग लगी है। दिल्ली में पहली बार डीजल 70 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा है। विपक्ष सरकार से पूछ रहा है, क्या यही है अच्छे दिन? आज तक ब्यूरो। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर यह है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 0.5% बढ़ा है। अब जीडीपी 8.2% पर पहुंच गई है। निर्माण और फार्म सेक्टर के बेहतरीन प्रदर्शन को जीडीपी में इजाफे की वजह बताया जा रहा है। यह पिछले 2 सालों में सबसे ऊंची विकास दर है। पिछली तिमाही में जीडीपी दर 7.7% थी। देश तक में इतना ही, लेकिन भारत से जुड़ी हर खबर के लिए आप YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए भारत तक को। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।